हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करूंगी, जिसका टाइटल है देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिसेंटली ही प्रोनाउंस की गई है, जिसमें मेनली जो बात की गई है वो शेड्यूल कास्ट की सब क्लासिफिकेशन के बारे में हुई है। तो सबसे पहले क्या कुछ फैक्ट्स थे इस जजमेंट के, क्या कुछ कहा गया इस जजमेंट में, उनको डिस्कस करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। जो जो इस जजमेंट में बार बार बोला जा रहा है कि सब क्लासिफिकेशन इन कास्ट अलाउ हुआ है या सुप्रीम कोर्ट ने उसे वैलिड माना है, तो इसमें जानना ज़रूरी है सब क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्यों ये देना ज़रूरी है, और इस जजमेंट के बाद क्या इफ़ेक्ट होंगे इस जजमेंट के, क्या कुछ हम बदलाव देखेंगे सोसाइटी में। तो अगर बात कर लें तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये जो पूरा बॉक्स है ये बहुत सारी कास्ट्स हैं, ये बहुत सारी शेड्यूल कास्ट्स हैं, जिसमें से जो रो 1 और रो 2 आप देख रहे हैं वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं। एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड मतलब कि वो अब पिछड़े हुए नहीं हैं, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं, और हर किसी कैटेगरी में हर किसी जगह पे उनका एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे वो जॉब्स में हो, हर जगह वो अब पिछड़े हुए नहीं हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ समझ लीजिए। और जो रो 3 है वो अनरिप्रेजेंटेड है, यानी कि वो अभी भी बहुत ही समाज में पिछड़े हुए हैं, वो अब ठीक तरीके से रिजर्वेशन बेनिफिट्स अवेल नहीं कर पा रहे हैं, जो भी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट करती है उनको भी वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से वो और पीछे जाते जा रहे हैं, और बहुत सारे अवेल प्रैक्टिसेस भी उनके अगेंस्ट अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं, चाहे वो अनटचेबिलिटी हो या और कोई भी अवेल प्रैक्टिसेस हो। तो इस जजमेंट में क्या कहा गया है, देखिए रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, सारी शेड्यूल कास्ट को आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के तहत रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन जो इस जजमेंट में बात की गई है वो ये कहा गया है कि इन सारी शेड्यूल कास्ट में से भी कुछ जो कास्ट अभी भी पिछड़ी हुई हैं उनको छांट के उनको रिजर्वेशन देना ये वैलिड है, यानी कि सारी शेड्यूल कास्ट इसमें से जो अनरिप्रेजेंटेड हैं उनका सब क्लासीफाई करके उनको रिजर्वेशन देना सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वैलिड बोला है। तो आई होप कि इन अ समरी मैनर आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बाकी की चीज़ें आपको इस जजमेंट के फैक्ट्स और जो चीज़ें कही गई हैं उनसे और क्लैरिफाई हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि ये केस की शुरुआत कहाँ से हुई और जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुँचा। तो सबसे पहले अगर बात कर लें 1975 में क्या हुआ था, पंजाब गवर्नमेंट ने 25% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को सब कैटेगराइज करके दो कास्ट को स्पेसिफिकली रिजर्वेशन दिया था, जिसमें से थी बाल्मीकीज और मजहबी सिख्स। इन दो कास्ट को 25% रिजर्वेशन दिया था और बाकी शेड्यूल कास्ट को बाकी का रिजर्वेशन। तो ये चीज़ जो थी ये ऑलमोस्ट 31 ईयर्स तक रही, जिसके बाद क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का एक 5 जज बेंच का लैंडमार्क डिसीजन आता है ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करता है कि ये जो शेड्यूल कास्ट का सब कैटेगराइजेशन करके या फिर सब क्लासिफिकेशन करके जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये वैलिड नहीं है, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनका सब कैटेगराइज नहीं कर सकते। देखिए जो ईवी चिन्नैया का जजमेंट था ये एक लैंडमार्क जजमेंट था, तो और ये जो हमारा देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का डिसीजन आया है ये भी ईवी चिन्नैया को ही रेफ़र इसमें किया गया है। तो जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए देवेंद्र सिंह पढ़ना है उतना ही इम्पॉर्टेंट हमको इस जजमेंट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर इशू की बात कर लें, इस जजमेंट में क्या था, मेन जो इशू था वो ये था कि सब क्लासिफिकेशन क्या जो शेड्यूल कास्ट का हो रहा है वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है उसमें। अब देखिए आर्टिकल 14 कहाँ से आता है कि पूरी शेड्यूल कास्ट को तो रिजर्वेशन मिलता ही है, लेकिन उसमें से भी कुछ कास्ट को अलग छांट लेना और उनको अलग से रिजर्वेशन देना, क्या ये आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि ये जो सब क्लासिफिकेशन हो रहा है ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और माना कि ये जो पूरी सारी जो शेड्यूल कास्ट्स हैं ये एक होमोजीनियस ग्रुप है। होमोजीनियस ग्रुप मतलब इनमें कोई भी मतलब ये सिमिलर है और इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, और अगर डिफरेंस नहीं है तो कोई भी गवर्नमेंट इनको सब क्लासीफाई यानी कि इनको फर्दर डिवाइड करके ऐसे रिजर्वेशन नहीं दे सकती। और सेकंड चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कहा था कि जो सब कैटेगराइज करना ये सब करना ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 341 में जो भी कैटेगरी या जो भी कास्ट शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में फॉल होंगी उसकी पावर या इस चीज़ को डिसाइड करना वो सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है या फिर प्रेसिडेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर सकती कि शेड्यूल कास्ट में किसको रिजर्वेशन मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ
जो लिस्ट तैयार हुई आर्टिकल 341 के तहत होगी, जिसमें पावर दी गई है प्रेसिडेंट को और पार्लियामेंट को। जब ये ईवी चिनैया का जजमेंट आता है तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्या करता है, डॉक्टर कृष्ण पाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के जजमेंट में वो जो 1975 का नोटिफिकेशन था जिसमें पंजाब गवर्नमेंट 2 कास्ट को रिजर्वेशन देती है सब कैटेगराइज करके, उस नोटिफिकेशन को स्टक डाउन कर देता है। अब देखिए, ये तो एक चीज़ है कि कोई लॉ आता है, पार्लियामेंट कोई लॉ लाती है, ये एक ट्रेंड बन गया है। पार्लियामेंट कोई लॉ लाएगी, उसको सुप्रीम कोर्ट नलिफाई कर देगा, और जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ को नलिफाई कर देगा तो पार्लियामेंट लॉ ले आएगी। यही सेम चीज़ हम स्टेट लेवल पे देखते हैं कि हाई कोर्ट कोई चीज़ स्टक डाउन करता है तो स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ ले आती है, और इस केस में भी वैसा ही हुआ। जब 2006 में डॉक्टर कृष्ण पाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट उस नोटिफिकेशन को स्टक डाउन कर देती है, तो अगेन पंजाब गवर्नमेंट एक लॉ ले आती है जिसका नाम होता है द पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006, जिसके सेक्शन 4 क्लॉज 5 में वो एक तरह से रीइंट्रोड्यूस कर देती है रिजर्वेशन के बेनिफिट्स को जो वाल्मीकि और मजहबी सिक्स को वो दे रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि कोई लॉ आता है, फिर वो चैलेंज होता है, फिर उसको हाई कोर्ट स्टक डाउन कर देती है। अगेन वैसा ही हुआ। देवेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति था जो नॉन वाल्मीकि और नॉन मजहबी था, तो वो क्या करता है, पिटीशन फाइल करता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और जिसमें एक जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है वो जजमेंट पास करती है जिसका नाम होता है देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें वो क्लियरली ईवी चिनैया को रेफ़र करती है और बोलती है कि ये जो लॉ आया है, पंजाब गवर्नमेंट जो लॉ लाई है वो वायलेशन है आर्टिकल 14 का। तो देखिए, इसमें भी सेम चीज़ होती है। अगेन फिर अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब गवर्नमेंट है वो आर्ग्यू करती है कि जो देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो डिसीजन है वो ईवी चिनैया पे बेस है, लेकिन ईवी चिनैया ही जो है वो इंदिरा साहनी का कॉम्प्लाई नहीं करता। अब इंदिरा साहनी में क्या कहा जाता है कि इंदिरा साहनी जो है जजमेंट, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं। इस केस में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंदिरा साहनी अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी में, यानी कि ओबीसी में सब क्लासिफिकेशन को वैलिड मानती है, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में सब कैटेगराइज करके आप रिजर्वेशन दे सकते हो। लेकिन इसमें देवेंद्र सिंह में जो अपील जाती है वो कुछ चीज़ें देखती है कि ईवी चिनैया इंदिरा साहनी का कॉम्प्लाई नहीं करता, यानी कि उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता, क्योंकि एक तरह तुम ओबीसी में कैटेगराइज करके रिजर्वेशन का बेनिफिट दे रहे हो, दूसरी तरफ तुम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को सब कैटेगराइजेशन करने को मना कर रहे हो, क्योंकि वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो क्या होता है, जब ये हाई कोर्ट में डिसीजन चल रहा होता है तो जजेस को ये लगता है कि ये जो मामला है वो ईवी चिनैया की करेक्टनेस पे आ गया है, तो इसको भी डिसाइड करना ज़रूरी है। तो अब जैसे ईवी चिनैया 5 जज बेंच डिसीजन है, तो उसकी करेक्टनेस को भी चेक करने के लिए 5 जज बेंच को मामला रेफ़र कर दिया जाता है। तो जब मामला 5 जज बेंच पे जाता है, उसको भी सेम चीज़ ही लगती है कि जो ईवी चिनैया है उसने इंदिरा साहनी को कंप्लाई नहीं किया है, यानी कि तुम ऐसे ये जो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, ये सेम फुटिंग पे हैं, यानी कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ओबीसी में तो तुम सब कैटेगराइज करके रिजर्वेशन दे रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को नहीं दे रहे हो। तो इधर भी जजेस को ये लगता है कि ईवी चिनैया करेक्ट नहीं है, और इसका भी डिसीजन वो फर्दर 7 जज बेंच को सौंप देती है। अब ये 7 जज बेंच को क्यों सौंपती है, क्योंकि देखिए, कोई भी डिसीजन आता है 5 जज बेंच का, अगर उसको ओवर रूल करना होता है किसी भी बेंच को, तो उसको ओवर रूल करने के लिए उससे ज़्यादा की बेंच होनी चाहिए। तो जब ईवी चिनैया 5 जज बेंच था, तो अगर उसको ओवर रूल करना है उसकी करेक्टनेस को देखते हुए, तो 7 जज बेंच होनी चाहिए। तो इसीलिए 27 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट जो है वो ईवी चिनैया केस को 7 जज बेंच को रेफ़र कर देती है। फाइनली जो डिसीजन आता है वो 2024 में फिर आता है देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, जिसमें कि जो 7 जजेस थे वो कुछ, ये जो नाम है वो कुछ इस तरीके से होते हैं: TY चंद्रचूड़, BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। जो ये 7 जजेस होते हैं, जिसमें से जो मेजॉरिटी डिसीजन आता है वो 6:1 की उससे आता है, जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्लैरिफाई करता है
कि जो सब क्लासिफिकेशन है वो आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 341 का वायलेशन नहीं है। और सेकेंडली वो चीज़ ये क्लैरिफाई करता है कि ये जो शेड्यूल कास्ट है ये होमोजीनियस नहीं है, इसमें अभी भी कुछ ऐसे तबके हैं, ऐसे वर्ग हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, इनको हम होमोजीनियस नहीं कह सकते। तो और जब वो पिछड़े हुए हैं तो उनका अपलिफ्टमेंट होना भी ज़रूरी है, तो जिस वजह से इनको हम क्लासीफाई करके इनको रिजर्वेशन दे सकते हैं। थर्ड चीज़ जो इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन देगी वो एक क्वांटिफाइबल डेटा पे देगी, यानी कि एक डेटा तैयार करेगी जिसमें कि वो जब देखेगी कि कौन से जो कास्ट हैं वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है सोसाइटी में, उनका डेटा तैयार करेगी और उस डेटा के बेस पे ही रिजर्वेशन देगी। लास्टली जो ये डिसीजन है वो 6:1 की मेजॉरिटी से है, और जिसमें से जो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हैं उन्होंने डिसेंटिंग व्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही है जो डिसाइड कर सकती है कि किस कास्ट को रिजर्वेशन देना है और किस कास्ट को नहीं देना है। तो ये कुछ चीज़ें थी इस जजमेंट में इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको क्लियर होंगी क्या सब क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि देखिए रिजर्वेशन का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो ये चीज़ें गहराई से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।